कैसे आप लोग हैं? बढ़िया। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। 9th क्लास के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट इस दृष्टिकोण से भी है कि सेम चैप्टर आपको कहां रखा गया है, 11वीं में। तो अगर आप यहां पे बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो आप 11वीं में भी इस चैप्टर को क्या करेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। अब बात आती है क्या, इसमें 3 टॉपिक हैं, एक कार्य, एक सामर्थ्य, एक ऊर्जा। तो पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं, कार्य। अब कार्य जो बोला जाता है तो जाहिर सी बात है कि कार्य को फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया गया है, तो वहां पर हम किसी भी निकाय पर जब क्या लगाते हैं, बल, तो निकाय क्या होता है, अपना स्थान या जगह छोड़ के कहीं और जाता है। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है, इस पे हमने क्या लगाया, फोर्स, तो ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो इसका जब विस्थापन हो रहा है यानी बल लगाने पे अपनी जगह बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है, इसमें क्या आ रहा है, विस्थापन। तो इसमें कार्य भी हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्य भी हो रहा है। तो कार्य को मापेंगे कैसे कि कितना काम हुआ, इसको कैसे मापेंगे, तो मापने के लिए जो इसकी डेफिनेशन बनाई गई है वो क्या बनाई गई है, तो यहां ध्यान दें, बल एवं बल की दिशा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि क्या दिख रहा है कि अगर कोई निकाय है उस पर बल लगाया तो वो खिसका, तो कितना खिसका वो विस्थापन है, लेकिन किधर खिसका इस पर भी डिपेंड करेगा। तो बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसे W से निरूपित करते हैं। कैसे करते हैं, W से निरूपित करते हैं। तो ये तो हो गई कार्य की परिभाषा। इसी कार्य की परिभाषा को थोड़ा सा मैथमेटिकली टर्म में लिखें, गणितीय रूप में लिखें, तो हम लोग लिख रहे हैं क्या, कार्य। कार्य किसके बराबर है, तो बल के बराबर है, और गुणे बल की दिशा में जो विस्थापन हो रहा है, बल की दिशा में जो विस्थापन हो रहा है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। मान लीजिए कि निकाय है और इस पर हमने क्या लगाया, बल लगाया, तो ये निकाय यहां पहुंच गया। ऐसे खींच रहे हैं तो निकाय धीरे धीरे यहां पहुंच गया। तो ये कितना दूर खिसका वही क्या हो गया, विस्थापन। और बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है, थीटा। तो कार्य को किससे लिखा जा रहा है, W से। बल कितना लगा है, F लगा है, और ये जो विस्थापन हुआ S है, लेकिन जब बल की दिशा में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S cos थीटा। यानी जो कार्य हो गया वो क्या हो गया, S cos थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैं कहूं कि निकाय पर कृत कार्य यानी किसी वस्तु को खिसकाने में कार्य कितना हुआ, तो जितना लगा होगा बल, उस बल को देखेंगे, जो विस्थापन हुआ उस विस्थापन को देखेंगे, और उनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, उसको देखेंगे। तो क्या हो गया, कार्य बराबर Fs cos थीटा। बात समझ रहे हैं? अब देखा जाए क्या, इस फार्मूले को हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले को वेक्टर S, जो Fs cos थीटा था ना, यही फार्मूला था, इसमें जल्दी से बताइए S क्या है,
निकाय पर लगने वाला बल। एस क्या है? निकाय वस्तु का विस्थापन। और थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बल सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि, और दोनों के बीच कौन सा गुणा? अदिश गुणा। ये हमारा क्या हो गया? कार्य। तो क्या बच्चों, कार्य का क्या फार्मूला आया? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखा जाए कि जो कार्य है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला जो हमारा कार्य है वह निकाय पर लगने वाले बल पे डिपेंड कर रहा है, निकाय में कितना विस्थापन हुआ उस पर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के बीच क्या कोण है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो आइए जरा देखते हैं कार्य की निर्भरता या और कार्य का मात्रक। तो पहले हम लोग कार्य का मात्रक देख लेते हैं। ठीक है। कार्य भौतिक राशि है और कार्य को मापा जा सकता है, उसका क्या मात्रक होगा? तो W इक्वल है एस एस कॉस थीटा, यही ना है। इसमें ये क्या है? बल, ये क्या है? विस्थापन, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। कॉस थीटा क्या है? त्रिकोणमितीय राशि है। तो बाएं पक्ष यानी एचएस में W का मात्रक क्या होगा? तो जो बाएं पक्ष में वही कौन होगा? दाएं पक्ष में होगा। एफ एस कॉस थीटा का मात्रक। अब यहां देखा जाए बल, बल का मात्रक क्या होता है? तो सबको पता है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन यानी दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और कॉस थीटा का क्या मात्रक होता है? तो कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि मात्रक उसका होता है जिसको मापा जा सके, और जिसको मापा जाएगा वो भौतिक राशि, और ये क्या है? गणितीय राशि। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो 1 लिख दिया। यानी क्या मात्रक आ गया कार्य का? तो जाहिर सी बात है कार्य का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर। आया कि नहीं आया? न्यूटन मीटर को अगर मूल मात्रक में तोड़ूं मैं, तो न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। और बगल में क्या है आपका? मीटर। तो थोड़ा सॉल्व करें, तो ये किलोग्राम, मीटर मीटर इसका गुणा हुआ तो मीटर स्क्वायर, और प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, उसको तोड़ के मैं किस में ले आया? उसको तोड़ के मैं ले आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति, और इसी को साइंटिस्ट जूल के नाम पर क्या बोला जाता है? जूल। क्या बोला जाता है? और जूल साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए न्यूटन की जगह एन सिंबल होता है, तो जूल की जगह क्या होता है? सिंबल जे होता है। तो आइए समझते हैं फिर से कि कार्य के मात्रक की बात करें तो एसआई पद्धति यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति या एमकेएस पद्धति, तो यहां में कार्य का मात्रक क्या होगा? एस एस कॉस थीटा होता है कार्य। एस एस कॉस थीटा का जो मात्रक होगा वही कार्य का मात्रक होगा। इसमें एस क्या है? बल, तो बल का मात्रक। एस क्या है? विस्थापन, तो विस्थापन का मात्रक। और कॉस थीटा गणितीय राशि, उसका कोई मात्रक। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन किसको बोला जाता है? किलोग्राम मीटर प्रति। अब मीटर से मीटर ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और ये जो मीटर स्क्वायर आया, ये पूरा का पूरा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? जूल। तो इस तरीके से जूल का सिंबल क्या होता है? जे। साइंटिस्ट नेम पर है, वैज्ञानिक के नाम पर, इसलिए बड़ा लेटर दिया जाता है। तो कार्य का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या मात्रक आ गया? जूल। जूल का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति, और इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी कार्य का मात्रक कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? और क्या बता सकते हो?
ये नहीं बताना क्योंकि ये फोर्स के रिलेटेड है और कार्य एनर्जी का टर्म होता है, इसलिए आप क्या बताएंगे? जूल बताएंगे। बात समझ आ रही है? अब आइए कि कार्य के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे सीजीएस पद्धति आप लोग पढ़े होंगे, मात्रक का पढ़े नहीं पढ़े होंगे, जिसमें द्रव्यमान को ग्राम में, दूरी को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में मापते हैं। तब इसका मात्रक क्या हो जाएगा सीजीएस पद्धति में? तो आप देखो कार्य बराबर क्या है? एफ एस कॉस थीटा। तो कार्य का मात्रक तो आप कहेंगे एफ एस कॉस थीटा का मात्रक, इन कहेंगे। अब ये देखा जाए, अब यहां बल का मात्रक क्या बताया जाएगा? तो जो बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन है, सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? डाइन। क्या हो जाएगा? और विस्थापन का मात्रक जो यहां मीटर है, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो अब डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। डाइन किसको बोला जाता था? ग्राम। डाइन किसको बोला जाता था? ग्राम। जहां किलोग्राम है वहां क्या लिख दिया? ग्राम। और जहां मीटर है वहां क्या लिख दिया? सेंटीमीटर। और जहां सेकंड है वहां सेकंड। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और अगला ये सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि ग्राम की जगह ग्राम है, सेमी क्या हो गया? सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये सेकंड का स्क्वायर। तो जहां किलोग्राम है वहां क्या हो गया? ग्राम। जहां मीटर है वहां क्या हो गया? सेंटीमीटर। और जहां सेकंड है वहां, तो ये कौन सी पद्धति हो गई? सीजीएस पद्धति। इसको बोला जाता है आर्ग। क्या बोला जाता है? तो कार्य का मात्रक कोई अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? जूल। क्या बताओगे? दिमाग में क्या रखोगे? जूल बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर कहे कोई सीजीएस पद्धति में बताओ तो क्या बताएंगे? सीजीएस पद्धति में आर्ग। क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? आर्ग। ये भी कार्य का ही मात्रक है, लेकिन आर्ग किस पद्धति में है? तो ये इसकी जगह क्या हो जाएगा? किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड ही है। तो अर्ग किसके बराबर हो गया? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति। तो एक बड़ा मात्रक हो गया और एक छोटा मात्रक। दोनों में क्या संबंध होता है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे कि जो एक जूल है, ठीक है ना, वह 10 पे घाते 7 अर्ग के बराबर है। 10 पे घाते 7 अर्ग के बराबर है। जो एक जूल है वो कितना है? 10 पे घाते 7 अर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। तो आप समझ रहे हैं, ये भी कार्य का मात्रक, ये भी कार्य का मात्रक, तभी बदल पा रहे हैं। अलग अलग भौतिक राशि के मात्रक को बदला नहीं जा सकता। तो एक जूल बराबर कितना अर्ग? 10 पे घाते 7 अर्ग। कार्य देखा जाए तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती, अतः यह कैसी राशि है? अदिश है। क्या है? अदिश है। बात समझ आ रही है? अब हम लोग ये समझेंगे कि कार्य क्या होता है। ये पहले समझा गया कि बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं? W से। तो कार्य क्या आया? बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल। मान लिया कि हमने बल इधर लगाया था, ठीक है, और यहां से यहां खिसक के चला आया, तो विस्थापन कितना हुआ? S। इन दोनों बीच कोण कितना है? थीटा है। हमारे यार, तो विस्थापन बल की दिशा में कितना होगा? S का थीटा। तो विस्थापन बल की दिशा में, ऐसे तो विस्थापन S है, लेकिन बल की दिशा में कितना होगा? S का थीटा, क्योंकि दोनों के बीच कोण कितना है? थीटा। यानी कार्य बराबर हो गया Fs cos थीटा। इसके बाद समझा गया क्या कि जो Fs cos थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? वेक्टर F सदिश F, और सदिश F का कौन सा गुणा? डाट गुणा। और डाट गुणा से क्या मिलता है हमको? अदिश। क्या मिलता है? दोनों सदिश हैं,
लेकिन गुणा जब डॉट होगा तो मिलेगा क्या हमको? अदिश। तो कार्य कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। अब कार्य के मात्रक की बात आ रही है, तो W बराबर क्या लिखा गया है? Fs cos थीटा। तो कार्य W का मात्रक Fs cos थीटा का मात्रक, S माने बल का मात्रक न्यूटन, S माने विस्थापन का मात्रक, और cos थीटा गणितीय राशि से कोई मात्रक, तो क्या मात्रक आ गया? न्यूटन मीटर। न्यूटन किसको लिखा जाता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए मीटर अलग से, मीटर का गुणा हुआ क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसको बोलते हैं? जूल को। तो यहां हो गया आपका जूल। जूल साइंटिस्ट नाम पर, इसलिए सिंबल क्या दिया? जे। अगर कार्य का मात्रक एसआई पद्धति से हटकर किसमें लिखा जाए? सीजीएस में, तो अब क्या होगा? बल का मात्रक डाइन, विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर। डाइन किसको लिखा जाएगा? ग्राम सेमी पर, जैसे किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड। इन दोनों का गुणा हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरगे। क्या बोलते हैं? आरगे। तो एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में क्या होता है? जूल, और सीजीएस में क्या होता है? आरगे। तो जो एसआई पद्धति है वही क्या है? एमकेएस पद्धति में होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब दोनों में क्या संबंध है? तो 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 आर्य। और ये राशि कैसी है? अदिश है, इसमें कोई दिशा नहीं है। अब हम लोग पढ़े क्या? पढ़ा गया है W बराबर Fs cos थीटा। क्या पढ़ा गया है? तो ये बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? कार्य किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो आइए देखा जाए कार्य की निर्भरता। क्या देखा जाए? कार्य की निर्भरता। तो आइए देखते हैं। तो हमें पता है कार्य बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ तो कार्य होता है Fs cos थीटा। होता है, इसमें F क्या है? तो निकाय पर लगाया गया बल, F उसका विस्थापन, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण। अब जैसे देखा जाए कि अगर मैं बात करूं तो कार्य बल पर भी निर्भर कर रहा है कि नहीं है? तो बल अगर ज्यादा लगेगा तो हो सकता है कार्य ज्यादा हो, लेकिन अकेले बल से कार्य नहीं होगा। विस्थापन के भी समानुपाती है, विस्थापन भी ज्यादा होगा तो कार्य क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन अकेले विस्थापन से नहीं है। और अगर हम लोग कहें तो cos थीटा के भी क्या है? समानुपाती है। इसका क्या मतलब है? कार्य होने के लिए बल लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए? विस्थापन। हम किसी को मान लो ऐसे दबा रहे हैं, अब इसको हम दबा रहे हैं तो ये आगे तो नहीं जा रहा है, तो इसमें कार्य है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हम ऐसे छोड़ दिए तो बल के कारण ही नीचे आ रहा है और विस्थापन भी हो रहा है, इसका मतलब इसमें कार्य हो रहा है। बल लगा रहे हैं, आगे जा रहा है, तो इसमें कार्य हो रहा है। लेकिन आप सोचे तो बल भी लगना चाहिए, विस्थापन भी होना चाहिए, ये क्या है? तो अगर cos थीटा को ऐसे देखो कि अगर थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री। क्या हो जाए? 0 डिग्री। इसका मतलब जिधर बल है उधर ही क्या है? विस्थापन। तो दोनों बीच कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। अर्थात विस्थापन किधर हो रहा है? बल की दिशा में है। विस्थापन बल की, यानी जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापन है। तब बताओ कार्य क्या हो गया? तो कार्य हो गया W बराबर Fs cos 0। cos 0 का मान कोई बताएगा? तो cos 0 का मान सबसे अधिक होता है कितना? 1। तो आपका कार्य सबसे अधिक होगा बल गुणे विस्थापन, और यह अधिकतम होगा। क्या होगा? तो सबसे अधिक कार्य कब होता है? जब विस्थापन किधर हो? बल की दिशा में हो। दूसरा,
यदि अगर हमने कह दिया कि थीटा बराबर क्या है, यहां तो थीटा बराबर 0 था, 90 हो, अर्थात विस्थापन बल के लंबवत है, बल के लंबवत है। समझ में आ रही बात? तो विस्थापन किधर है? बल के लंबवत है, यानी कि जिधर बल लग रहा है उधर नहीं विस्थापन है, उससे 90 डिग्री कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? तब कार्य क्या होगा? तो कार्य होगा एस थीटा का क्या लिख दो? 90। cos 90 का मान कोई बताएगा कितना होता है? तो जाहिर सी बात है cos 90 का मान क्या होता है? 0। अर्थात यहां पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहना यह चाह रहा हूं कि ये न्यूनतम है। ये क्या है? न्यूनतम है। ये मैं कहना चाह रहा हूं बल भी लगा है, विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन विस्थापन बल के लंबवत है, तो कार्य कितना हो रहा है? 0। तो यानी अगर विस्थापन बल के लंबवत हुआ तो कार्य क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। बात समझ आ रही है? और अगर विस्थापन बल की दिशा में है तो कार्य क्या मिलेगा आपको? अधिकतम मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिकतम मिलेगा। क्लियर की बात? कार्य धनात्मक भी हो सकता है और कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो कार्य धनात्मक या ऋणात्मक से क्या तात्पर्य, जरा ये देखा जाए। तो आइए आगे चलते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक एवं ऋणात्मक कार्य। ठीक है, अभी देखा जाए कि फार्मूला क्या था? एफ कॉस थीटा। ठीक है ना? अगर मान लीजिए इसके मैंने ये बल लगाया इस दिशा में, ये विस्थापन, इनके बीच कोण कितना है? थीटा। अगर ये थीटा 0 रहे, कितना रहे? थीटा क्या हो? 0 हो या 0 से बड़ा हो और 90 से क्या है? कम है। समझिए हमारी बात को। थीटा का मान कितना? 0 है, 0 से बड़ा है और 90 से क्या है? कम है। तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव। तब cos थीटा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। और जब cos थीटा का मान धनात्मक होगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। कार्य भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरी बात ध्यान दें, क्या कि अगर मैं कहूं कि अगर यही थीटा का मान 90 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? समझ नहीं आ रहा है? तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? निगेटिव मिलेगी। निगेटिव माने ऋणात्मक मिलेगी। और जब ऋणात्मक मिलेगी तब कार्य कैसा होगा? तो एस ये तो पॉजिटिव है, लेकिन cos थीटा क्या है? निगेटिव है। तो अपने आप क्या मिल जाएगा? फिर आपको कार्य का मान निगेटिव। निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। बात समझ में आ रहा है? तो अब ये देखो कि जब तक इनके बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 से ज्यादा 90 से कम होगा, तब तक कार्य कैसा मिलेगा? धनात्मक। जैसे इनके बीच का कोण 90 से ज्यादा हुआ, कार्य कैसा मिलेगा? ऋणात्मक। और जैसे ही इनके बीच का कोण 90 हुआ, क्या हुआ? तो कार्य कैसा मिलेगा? तो कार्य मिलेगा एस cos 90। और cos 90 का मान कितना? 0। तो कार्य क्या मिल गया आपको? 0। तो कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य शून्य भी हो सकता है। कब कार्य शून्य होगा? जब बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? 90 होगा। कब कार्य धनात्मक होगा?
जब उनके बीच कोण 0 से ज्यादा और 90 से कम होगा। कब कार्य ऋणात्मक होगा? जब उनके बीच कोण 90 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस तरह से कार्य धनात्मक भी हो सकता है और कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य शून्य भी हो सकता है। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखे? कार्य क्या है? बल एवं बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल, जिसका फार्मूला क्या मिला? W बराबर एस का थीटा, जहां एफ क्या है? निकाय पर लगा बल, एस क्या है? उसमें उस विस्थापन, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एस का थीटा को वेक्टर एफ सदिश एफ और सदिश वेक्टर एफ का कौन सा गुणा? डॉट गुणा, और डॉट गुणा से कैसी राशि मिलती है? अदिश। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? पहले ये देखें, तो W बराबर एफ एस का थीटा है, तो यहां पे कार्य का मात्रक बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक गुणे कास थीटा का मात्रक। बल का मात्रक, विस्थापन का मात्रक और कास थीटा को कोई मात्रक, तो क्या मात्रक हुआ? न्यूटन मीटर। न्यूटन को क्या लिखा जा सकता है? और ये मीटर से मीटर मल्टीप्लाई हुआ मीटर स्क्वायर। इतना हो सकता है कार्य का मात्रक, और इसी को क्या लिखा जाता है? जूल। क्लियर है? तो कार्य का मात्रक कोई पूछे क्या बताएंगे? जूल। और जूल बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में अगर लिखा जाएगा तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा? डाइन, विस्थापन का मात्रक और कास थीटा गणितीय राशि कोई मात्रक। डाइन को क्या लिख सकते हो? ग्राम सेमी पर, सेमी सेमी गुणा हुआ सेमी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? आर। तो एमकेएस या टाई पद्धति में कार्य का मात्रक और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक, और आपको पता है ना कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10 पे घाते 7। और ये राशि कैसी होगी? क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन के अदिश गुणा से मिल रहा है। आइए कार्य की निर्भरता देखते हैं। तो हमारा कार्य का फार्मूला क्या है? एफ एस का थीटा। तो कार्य बल पर निर्भर कर रहा है, कार्य विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, कार्य कास थीटा पर निर्भर कर रहा है। इन तीनों को होना चाहिए। बल लगेगा, विस्थापन होगा, तभी कार्य होगा, लेकिन इस पर भी निर्भर कर रहा है। अगर ये थीटा 0 हो जाए, इसका मतलब जिधर बल लग रहा है उधर ही चले, तो कार्य क्या होगा? कास 0 का मान सबसे अधिक होता है 1, तो बल द्वारा कार्य क्या होगा? अधिकतम होगा। तो किस कंडीशन में कार्य अधिकतम होता है? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। क्या हो? अर्थात उनके बीच का कोण क्या हो? 0 डिग्री है। अगर 90 हो जाए तो यहां पर देखें एफ एस कास 90, कास 90 की वैल्यू 0, तो कार्य भी क्या हो गया? तो कब कार्य 0 होगा? जब बल और विस्थापन दोनों क्या है? दूसरे के लंबवत हो, यानी ऐसे बल हो, ये आपका विस्थापन और ये क्या है? आपका बल। तो इनके बीच कोण कितना है? 90। इस स्थिति में कार्य क्या होगा? आपका 0 होगा। और आइए अब देखा जाए क्या कार्य धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा? इसी पे डिपेंड करेगा। अगर ये कोण 0 से ज्यादा 90 से कम, तो कास थीटा का मान कैसा होगा? धनात्मक। तो कार्य भी कैसा होगा? तो जब भी बल और विस्थापन के बीच कोण 0 से ज्यादा और 90 से कम होगा, कार्य कैसा होगा? धनात्मक। और जब यही कोण 90 से ज्यादा हो जाएगा, तब कास थीटा का मान कैसा होगा? निगेटिव आएगा। तो कार्य भी कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो बल और विस्थापन के बीच कोण 90 से कम है तो धनात्मक, 90 से ज्यादा है तो, और 90 है तो क्या मिल जाएगा? तो कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कैसे इन पे सवाल पूछे जाएंगे उनको लगाएंगे। ओके, थैंक यू।